हेलो और इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों को उलझाए हुए है। आर्य आखिर कौन थे? ये एक ऐसा विषय है जिस पर न जाने कितनी बातें होती हैं, कितनी बहस होती है। लेकिन आज हम किसी अफवाह या सुने सुनाई किस्से पर नहीं, बल्कि तथ्यों, विज्ञान और मूल स्रोत सामग्री यानी सोर्स मटेरियल के जरिए इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन इस बड़े और जटिल विषय में उतरने से पहले एक पुरानी और बड़ी मजेदार कहानी याद करते हैं। 5 अंधे दोस्तों की और एक हाथी की। एक बार इन पांचों का सामना एक हाथी से होता है। अब क्योंकि उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था, तो छूकर समझने की कोशिश की। जिसने पैर पकड़ा उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, भाई ये तो खंबा है। दूसरे ने पूंछ पकड़ी और बोला, अरे नहीं, ये तो रस्सी है। तीसरे को कान मिला, उसने पंखा बता दिया। चौथे को पेट मिला तो उसने दीवार समझ लिया, और पांचवें ने सूंड पकड़कर घबराते हुए कहा कि ये तो सांप है। हर कोई अपनी जगह एकदम श्योर था कि बस वही सही बोल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी का हमारे आज के टॉपिक से क्या लेना देना। दरअसल हमारे स्रोत के लेखक ने इसका बहुत ही कमाल का कनेक्शन जोड़ा है आज के व्हाट्सएप ग्रुप्स और प्राइम टाइम टीवी डिबेट्स के साथ। आजकल के जो विचारधारा से प्रेरित इतिहासकार या टीवी पे चिल्लाने वाले लोग हैं ना, वो बिल्कुल इन्हीं अंधे दोस्तों की तरह हैं। उनके पास जानकारी का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पर कॉन्फिडेंस देखिए, आवाज इतनी ऊंची होती है जैसे उन्हें पूरी दुनिया का परम सत्य पता हो। कोई ये नहीं कहता कि मुझे लगता है, बल्कि सब यही दावा करते हैं कि यही सच है। और इस शोर शराबे में बेचारा इतिहास कहीं दबकर रह जाता है। और यहाँ पर लेखक एक बड़ा ही मजेदार बायोलॉजिकल जोक मारते हैं। जरा सोचिए, अगर वो 5 अंधे दोस्त पुरुष न होकर महिलाएं होती तो क्या होता। लेखक मजाक में कहते हैं कि महिलाओं के पास जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है ना, वो उन्हें बड़ी पिक्चर देखने में मदद करता है। वो इनर्ट गैस की तरह बिल्कुल शांत रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के पास जो खाली वाई क्रोमोसोम होता है, वो बस उस बायोलॉजिकल खालीपन को भरने के लिए बिना बात का शोर मचाते रहते हैं। खैर, अगर वहां महिलाएं होती तो शायद वो आपस में बहस करने के बजाय पास खड़े किसी देखने वाले इंसान से हाथी के बारे में पूछ लेती। खैर, इस हंसी मजाक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं। वो हाथी वाली कहानी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्य शब्द के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। अलग अलग लोगों ने इस हाथी को छुआ और अपने अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल लिया। तो आखिर सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ सवाल यही है, आर्य कौन थे? ये इतिहास के सबसे ज्यादा गर्मागर्म बहसों वाले सवालों में से एक है, और आइए देखते हैं इसका क्या जवाब मिलता है। सबसे पहले जरूरी है इस शब्द की जड़ों को समझना। आर्यन दरअसल एक अंग्रेजी शब्द है जो सीधे तौर पर संस्कृत के शब्द आर्य से निकल कर आया है, और भाषा विज्ञान के अनुसार ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली यानी भारूपीय भाषा परिवार का एक अहम हिस्सा है। यहीं से भाषा के इसी कनेक्शन के जरिए ही उन अलग अलग भौगोलिक सिद्धांतों यानी ज्योग्राफिकल थ्योरीज की नींव पड़ती हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अब उस थियोरी पर आते हैं जो हमें अक्सर किताबों में पढ़ाई जाती है, मेन स्ट्रीम हिस्टोरिकल थियोरी। ये थियोरी एक पूरी यात्रा का मैप बनाती है। इसके हिसाब से प्रोटो संस्कृत यानी शुरुआती संस्कृत का जन्म दक्षिणी यूराल कजाकिस्तान के इलाके में हुआ। फिर वहां से आर्य कहे जाने वाले इन लोगों ने माइग्रेट किया, यानी सफर तय करके भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों की तरफ आए, और वहीं आकर संस्कृत ने अपना वो साहित्यिक या लिटरेरी रूप लिया जिसे हम आज जानते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये थियोरी कहती है कि भाषा और लोग सेंट्रल एशिया से होते हुए साउथ एशिया तक पहुंचे थे। पर ठहरिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हैरानी की बात यह है कि संस्कृत के सबसे पुराने लिखित प्रमाण यानी एपिग्राफिक एविडेंस भारत में नहीं बल्कि सीरिया में मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये 1380 ईसा पूर्व का सीरियन मितानी कनेक्शन है। वहाँ के जो मितानी लोग थे वो हुरियन भाषा बोलते थे, लेकिन पूजा ऋग्वेदिक देवताओं की करते थे। कमाल की बात तो ये है कि उनकी एक ऐतिहासिक संधि यानी ट्रीटी में बाकायदा इंद्र, मित्र और वरुण जैसे देवताओं का नाम लिखा हुआ है। अब सोचिए, इस एक चीज ने मेन स्टोरी को कितना पलट कर रख दिया। अब जब सीरिया जैसे देश में इतने पुराने संस्कृत और ऋग्वेदिक प्रमाण मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ विद्वान इस मेन स्ट्रीम थ्योरी पर सवाल उठाएंगे। वो इस थ्योरी को पूरा उल्टा घुमाकर एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल पूछते हैं। क्या इन प्रमाणों का ये मतलब हो सकता है कि सफर बाहर से भारत की तरफ नहीं, बल्कि भारत से बाहर की तरफ यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ हुआ था?
ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ये अब तक की पूरी एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री को बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से जन्म लेता है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और एनएस राजाराम का यूरोपीय पूर्वाग्रह को सीधा चैलेंज। चलिए देखते हैं ये क्या है। 1990 के दशक में एनएस राजाराम ने एक सवाल खड़ा किया कि क्या यूरोपीय इतिहासकारों के दिमाग में कोई पूर्वाग्रह या बायस चल रहा था। क्या वो अनजाने में ही सही पर यह साबित करना चाहते थे कि किसी भी महान सभ्यता या भाषा का स्रोत उनके अपने इलाके यानी वेस्ट के करीब से ही आया है। इस इंटेलेक्चुअल चैलेंज ने पूरी अकादमिक दुनिया में इस बहस को और भी तेज कर दिया। राजाराम अपनी बात रखने के लिए एक कमाल का पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने रखते हैं। जरा इस तुलना पर ध्यान दीजिए। एक तरफ हमारी हड़प्पा सभ्यता है, फिजिकल रूप से अपने टाउन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी में बेहद एडवांस्ड, पर उनकी कोई ऐसी साहित्यिक विरासत यानी रिटन लिटरेचर हमारे पास नहीं है जिसे पढ़ा जा सका हो। और दूसरी तरफ है वैदिक आर्य। कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने उन्हें शुरू में अनपढ़ या घुमक्कड़ तक बोल दिया, लेकिन जरा सोचिए, उनके पास वेदों और उपनिषदों जैसा दुनिया का सबसे विशाल और गहरा साहित्यिक खजाना है। तो पैराडॉक्स ये है कि एक के पास टेक्नोलॉजी है पर लिटरेचर नहीं, और दूसरे के पास लिटरेचर है पर फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं। क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसी कड़ी है जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए विद्वान सिर्फ किताबों और शब्दों तक नहीं रुके, उन्होंने डायरेक्ट बायोलॉजी का सहारा लिया। राजाराम जी ने घोड़ों और मवेशियों के नस्लों की स्टडी की और उन्हें एक हैरत अंगेज डिटेल मिली। उन्होंने बताया कि जो भारतीय शिवालिक घोड़े होते हैं उनमें 34 पसलियां यानी 34 रिब्स होती हैं, जबकि सेंट्रल एशियन घोड़ों में 36 रिब्स होती हैं। तो उनका लॉजिक बड़ा सीधा था। अगर आर्य सेंट्रल एशिया से अपने घोड़ों पर बैठकर भारत आए होते तो उनके घोड़ों की एनाटॉमी सेंट्रल एशियन घोड़ों जैसी होनी चाहिए थी ना। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिक डिटेल है जो सेंट्रल एशियन माइग्रेशन की थ्योरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन इतिहास की दुनिया में बिना काउंटर आर्गुमेंट के कोई थ्योरी कैसे चल सकती है? जेएनयू की जानी मानी इतिहासकार शिरीन रत्नागर जी ने इस स्वदेशी उत्पत्ति वाले सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। उनका मानना है कि आर्यों के रेफरेंस में आक्रमण या इन्वेजन शब्द का इस्तेमाल करना ही एक बड़ी गलतफहमी है। ये दरअसल एक जटिल माइग्रेशन था। इसके अलावा उन्होंने वैदिक काल की टाइमलाइन को और पीछे खींचने वाली बात को असंगत बताया और कहा कि उस प्राचीन दौर के लिए जिस तरह की मेटलर्जी या धातु विज्ञान के दावे किए जा रहे हैं वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, यहाँ अकादमिक संतुलन साफ याद दिलाता है कि कहानी के दोनों पहलू मौजूद हैं। इतनी सारी बहस और तीखी असहमतियों के बीच भी एक जगह ऐसी है जहां लगभग हर इतिहासकार आकर हामी भरता है, और वो है भाषाओं का आपसी लेन देन। आलोचक और समर्थक दोनों ये मानते हैं कि संस्कृत में कुछ ऐसी ध्वनियां और शब्द हैं जो निश्चित रूप से द्रविड़ भाषाओं से प्रभावित हैं या वहीं से आए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि संस्कृत का विकास किसी बंद कमरे या अकेलेपन में नहीं हुआ था, बल्कि लोकल लैंग्वेजेस के साथ इसका बहुत गहरा इंटरैक्शन रहा होगा। ये समझौता ये साफ दिखाता है कि माइग्रेशन, भाषा और लोगों के आपस में मिलने की ये पहेली अभी भी मुकम्मल तौर पर सुलझी नहीं है और इसमें कई परतें बाकी हैं। तो यहाँ तक आते आते अब चलिए इस पूरे नजरिए को ही बदल देते हैं। कोई नस्ल नहीं, एक विचार, यानी आर्य को आचरण और सभ्यता के मानक के रूप में फिर से परिभाषित करना। जरा सोचिए, क्या हो अगर आर्य कभी कोई जैविक नस्ल या बायोलॉजिकल रेस था ही नहीं? कई स्रोत ये सुझाव देते हैं कि आर्य तो बस एक गुण था, एक विचार था, या फिर सभ्य आचरण यानी सिविलाइज्ड बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड था। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही परिवार के भीतर लोगों के व्यवहार के हिसाब से कोई आर्य हो सकता था और कोई अनार्य। ये थॉट प्रोसेस तो उस पूरे भूगोल और बायोलॉजी वाले विवाद को ही साइड में कर देता है और इस शब्द को एक बिल्कुल ही नया और सांस्कृतिक अर्थ दे देता है। और आखिर में हमारे स्रोत के लेखक हमें एक बेहद ही मज़ेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले भाषाई सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या संस्कृत का शब्द अरि, जिसका मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, किसी भी तरह से आर्य शब्द से जुड़ा हुआ है? ये एक ऐसी गुत्थी है जो इतिहास और मानवीय संबंधों की नई खिड़कियां खोलती है। क्या आर्य का मतलब सिर्फ श्रेष्ठ था या फिर ये उन लोगों को परिभाषित करता था जो अरि नहीं थे? ये रहस्य आज भी खुला हुआ है। उम्मीद है इस विश्लेषण से उस अंधेरे कमरे में खड़े हाथी को थोड़ा बेहतर ढंग से देखने में मदद मिली होगी। तो बस ऐसे ही सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और इतिहास की गहराइयों को समझते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।